हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी की बुक सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और अगर आप चाहें तो चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया से। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। इंडिया एक ऐसी कंट्री है बेटा जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मैंने आपको मीनिंग पहले भी बताया था, मतलब डिफरेंसेस, कि हम कितने तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, कितनी तरह की लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया के अंदर, कितने ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाने व्यंजन वगैरह बनते हैं। ओके, but actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा, कहने का ये अर्थ है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ये कहें कि हम चीज़ें तो सब एक जैसी ही करते हैं, फेस्टिवल सब बनाते हैं, रिलीजन सब फॉलो करते हैं, बातचीत सब करते हैं, लेकिन एक ही काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। ओके, नाउ मतलब हम अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को कर रहे हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन कैसे करें? अ लिटिल मोर देन 200 years अगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। क्या कह रहा है कि कुछ 200 साल पहले की बात है, 200 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार, ये जो है ये मतलब 200-300 साल पहले ही हमारे जीवन से हम जुड़े हैं या हम इनसे जुड़े हैं। ठीक है, उसके पहले लोगों को बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता था तो वो पैदल जाते थे या फिर वो एनिमल्स का यूज़ किया करते थे। भले ही कितनी भी लंबी डिस्टेंस हो, कोई चारा ही नहीं था ना, पैदल ही जाएंगे, कोई चीज़ ही नहीं थी ऐसे ट्रेवल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स यूज़ कर लेंगे। People traveled from one part of the world to another in ships, on horses, ऑन कैमल्स और ऑन फुट। तो या तो वो शिप्स का यूज़ करते थे। ओके, मान लीजिए समुद्र से एक पार से दूसरे पार जाना है तो फिर तो पैदल चलेंगे नहीं और एनिमल्स का यूज़ करेंगे नहीं, फिर तो शिप्स का यूज़ करेंगे। ओके, और अगर लैंड के थ्रू कहीं जाना है तो या तो वो हॉर्सेस पे चले जाते थे या कैमल्स का यूज़ कर लेते थे या फिर वो पैदल पैदल जाते थे। अब often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और ऐसा तो है नहीं ट्रेन में घूमने में मज़ा आता है या एक बार प्लेन में बैठ के देखना है तो चलो कहीं चलते हैं, उस टाइम पे ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। तो फिर जो इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह जा क्यों रहा है? तो वो जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि वो उसका ट्रेड, उसको ट्रेड करना हो। ठीक है, वो ट्रेड करने जा रहा हो, या फिर मान लीजिए जिस जगह पे वो रहता है वहाँ पे सूखा पड़ गया। ओके, फैमाइन आ गई या ड्रॉट हो गया या फिर फ्लड आ गई, क्योंकि ये लोग नदियों के किनारे पे बसा करते थे, तो हो सकता है सूखा पड़ गया हो या बाढ़ आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। एंड बिकॉज इट took so long to travel, once they got to a place people stayed there often for a long time. अब क्या होता था बेटा, जब ये लोग फिर मान लीजिए किसी भी कारणवश इनको जाना पड़ रहा है, अब ये जा तो रहे हैं लेकिन अब इतनी दूर कोई इंसान जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि चलो 2-3 महीने में फ्लड का पानी चला जाएगा तो वापस फिर अपन वहाँ पे चलेंगे। ये लोग क्या करते थे, जिस जगह पे ये लोग चले गए फिर वो वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते थे। और मान लीजिए वहाँ से भी कहीं, अगर मान लीजिए कहीं और भी जाना है, ठीक है, कहीं दूर जाने का इनने सोचा और बीच में इनको कोई अच्छी जगह मिल गई और वहाँ रहने लायक जगह है तो ये वहाँ भी रह लेते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फैमाइंस एंड ड्रॉट। वही जो मैंने समझाया कि बहुत से लोग अपना घर क्यों छोड़ देते थे, क्योंकि फैमाइन आ जाता। फैमाइन मतलब एक ऐसी कंडीशन हो जाती है बेटा कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। मतलब अब खाने को क्यों नहीं मिल रहा है, ज़रूर या तो सूखा पड़ गया होगा और जो अनाज था वो ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है, लोग भूखे ही मर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फैमाइन। उसके बाद में या तो ड्रॉट हो गया हो एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट, और उनको पर्याप्त खाने के लिए नहीं मिल रहा है वहाँ पे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। अब कुछ लोग काम, मान लीजिए उनको जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ काम नहीं मिल रहा है तो काम के कारण उनको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, या फिर पहले युद्ध वगैरह भी बहुत हुआ करते थे। मान लीजिए जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम इराक में रहते हैं, ईरान में रहते हैं। ओके, वहाँ पे बहुत युद्ध होते हैं जैसा अभी यूक्रेन में हो रहा है। ओके, तो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से भाग भाग के दूसरी जगह लोग जा रहे हैं। ओके, नाउ समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर
homes in new places, people began to change a little and at other times they managed to do things in the old ways. अब देखिए, हर तरीके को, हर काम को करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। ओके, मान लीजिए आप ही यहाँ से अगर कहीं फॉरेन जाके रहने लग जाएं, ठीक है, तो आप अपना सारा काम वैसे ही करोगे, जैसे आप जैसे खाना बनाते थे आप वैसे ही वहाँ पे भी बनाओगे। आप जैसे अपने घर की सफाई करते थे वैसे ही वहाँ भी करोगे। आप जैसे यहाँ पढ़ते हो, जैसे यहाँ लर्न करते हो, जैसे यहाँ समझते हो, वैसे ही सब काम वहाँ वैसे ही करोगे। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे आपको उसी काम को करने को और अच्छा तरीका मिल गया या और अच्छी टेक्नोलॉजीज मिल गई, तो आप क्या करोगे? आप अपने काम को इजी तो बनाओगे ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं हम तो ऐसे करते तो हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या होता है, जब अपन किसी नई प्लेस पे जाते हैं, तो जब अपन बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम सब करते वैसे ही हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आते 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 क्या, और लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज़ तो लैंग्वेज। आप यहाँ पे हिंदी बोलते हो, फॉरेन में जाओगे तो वहाँ क्या बोलने लग जाओगे? इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ओके, सो दे आर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड द न्यू। अब क्या हुआ, आपको मान लीजिए 2-3 साल हो गए वहाँ पे, तो आप जिस प्रकार का म्यूजिक सुनते हो, जैसा रिलीजन फॉलो करते हो, लैंग्वेज जो बोलते हो, और जो स्पेशली जो खाना जो आप खाते हो, उसमें बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और अब जो आप फॉलो करोगे, सब चीज़ क्या हो जाएगी? मिक्सचर हो जाएगा एक। ओके, ओल्ड और न्यू का क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। और ये जो अब नया, ये एक प्रकार का क्या बन गया? नया कल्चर बन गया। ओके, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और यही जब इंटरमिक्सिंग होती है कल्चर्स की, तो कोई नई चीज़ और कोई बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ क्या होती है? ऐसे बनती जाती है। ओके, अब अभी मैंने ऊपर ये टेबल छोड़ दी थी, क्योंकि अगर मैं बीच में ये टेबल समझाने लगती तो ये जो मैं समझा रही थी इसका लिंक टूट जाता। अब इस टेबल के अंदर वही सब चीज़ें दी है। लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज, आपको 3 तरीके लिखने हैं, ठीक है, इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। मतलब नीचे एक एक काम दे रखा है कि मान लीजिए पहला काम है डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। आपको अलग अलग तरीके लिखने हैं भगवान की प्रेयर करने के। तो एक तरीका आपको लिखा हुआ है थ्रू सिंगिंग अ हाइम। मतलब या तो आप क्या करोगे, जैसे आप वो भजन वगैरह गाते हो, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका रहता है पूजा करने का, ठीक है। तो ऐसे आपको एक तरीका तो उसने लिख के दिया है, और आगे 2 बॉक्सेस और दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको और 2 तरीके लिखने हैं भगवान की पूजा करने के। तो वैसे ही नीचे और भी आपको काम दिए गए हैं, और उनको करने के आपको 3 तरीके लिखने हैं। ओके, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर यू। अगला क्या है, सेकंड वाला बेटा, डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड। अलग अलग तरीके बताओ जिन तरीकों से लोग शादी करते हैं। होता एक ही काम है, क्या काम हो रहा है? शादी करने का काम, शादी करने का काम, ठीक है। लेकिन उसी चीज़ को करने के 3-4 बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ तो आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, और एक उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो एक क्या दे रखा है उसने? थ्रू साइनिंग अ रजिस्टर इन द कोर्ट, कोर्ट मैरिजेस जिसे हम बोलते हैं। तो एक तरीका वो हो गया। उसके बाद में थर्ड काम क्या है? डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस। मतलब अलग अलग तरीके लिखने हैं कपड़ों के, एक प्रकार से कि लोग अपने आप को किस तरीके से ड्रेस करते हैं। तो देखिए, मणिपुर में वुमेन क्या पहनती है? फनेक, तो वो लिखा है। तो वैसे ही आप दूसरे तरीके भी लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ वुमेन का लिखा है, तो आप दूसरों में बच्चों का भी लिख सकते हो, मैन का भी लिख सकते हो, चाहो तो वुमेन का भी लिख सकते हो। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। ग्रीट करना मतलब क्या होता है? जैसे आप क्लास में जाते हो तो आप अपनी मैम को बोलते हो गुड मॉर्निंग, ओके, या आपके घर पे कोई आता है तो आप उसको बोलते हो नमस्ते। तो ये होता है ग्रीटिंग्स। ओके, ये होता है किसी को ग्रीट करना, ये कहलाता है ग्रीट करना। तो अब देखिए, उसका एक तरीका उसने दिया है, इन झारखंड मैनी आदिवासी सेज जोहर टू ग्रीट ईच अदर। झारखंड में लोग, जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो एक दूसरे को नमस्ते ये सब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जौहर बोलते हैं। उसके बाद में डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस। अब एक सिंपल से चावल को बनाने के भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। अब एक तरीका क्या है? बाय मेकिंग बिरयानी विद मीट और वेजिटेबल्स। या तो आप क्या करो, चावल से बिरयानी बना लो और उसमें मीट वेजिटेबल मिक्स करके मतलब बिरयानी बना लो। ये हो गया एक चावल बनाने का तरीका। अब आगे देखिए, हम यहाँ पे थे बेटा, ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ूंगी अब। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। अब बेटा क्या बता रहा है कि जब जगह जगह मतलब जो अलग अलग जगह है, अलग अलग प्लेसेस हैं, वहाँ की हिस्ट्री को देखा गया और पढ़ा गया, तो वहाँ से ये पता चला कि जब जब कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब जब जब दूसरे कल्चर आए और उनके कारण चेंजेस आया है, तो कुछ मतलब जो लाइफ वहाँ के लोग जी रहे थे उससे वो अच्छे में ही गए हैं। तो मतलब ये जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये एक प्रकार का अच्छा इन्फ्लुएंस है। दस रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि
क्योंकि अब देखिए आपको पता ही है कि पहले के जो मतलब नहीं पता हो तो समझ लेना कि पहले क्या होता था कि इसे युद्ध वगैरह चलते रहते थे। अब युद्ध में जो जीतता था, ठीक है, तो क्या होता था वो जगह उसकी हो जाती थी। दो जगह के राजा मान लीजिए लड़ रहे हैं तो दोनों में से एक जीतेगा और जो जीता तो वो दोनों जमीन किसकी हो जाएगी, उसको हो जाएगी। अब मान लीजिए एक राजा पहले हिंदू धर्म मानता था, फिर जो दूसरा राजा अब आया वो मुस्लिम धर्म मानता था, फिर उसके बाद में फिर उसकी लड़ाई किसी से हुई, फिर तीसरा राजा आया तो फिर वो मान लीजिए क्रिश्चियनिटी मानता था। तो ऐसे क्या हुआ, मतलब क्या होगा फिर, भले ही वो राजा तो चला जाएगा लेकिन जो लोग, हो सकता है कि बहुत से लोग जिनको मुस्लिम धर्म पसंद आया वो मुस्लिम में डाइवर्ट होकर बाकी हिंदू ही रह गए। फिर क्या हुआ, बाद में क्रिश्चियनिटी आई तो बहुत से लोग उनमें से क्या हो जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे क्योंकि उनको वो धर्म अच्छा लगा। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे फिर चेंजेस इसीलिए इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती। तो डाइवर्सिटी का एक कारण ये भी है कि उस पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री क्या है। ओके, वहाँ पे कौन लोग आए, किन्ने राज करा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। उसके बाद में बेटा, जैसे मैंने बताया था, आप अभी इंडिया में रहते हो, वहीं अगर आप फॉरेन में रहोगे तो वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। यहाँ आप इतने वुलन कपड़े नहीं पहनते होगे जितने आपको वहाँ पहनने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ, आप वैसे ही इतना ही गर्म खाना खाओगे, ओके, और दिन भर इंग्लिश में बात करोगे, वैसे ही टाइप का म्यूज़िक सुनोगे, तो क्या होगा, आप जोग्राफिकल एरिया मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या करेगी, अपने आप को चेंज करेगी। उसके उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप की अपनी मतलब नई नई हैबिट्स अपनाओगे। भले ही आपकी आदत उस चीज़ की यहाँ ना हो, बट वहाँ जाके आपको वो चीज़ अपनानी पड़ेगी। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन एन माउंटेन एरिया। अगर आप किसी सी एरिया के पास में रह रहे हो तो आपकी लाइफ अलग होगी, आप अलग तरीके से जियोगे, और माउंटेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ अलग होती है। Now, not only do people have different clothing and eating habits, but even the kind of work they do are different. अब देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप माउंटेन एरिया में रहता है और एक बंदा मान लीजिए सी एरिया के पास रहता है, तो उसके क्लॉथिंग और ईटिंग हैबिट से अलग नहीं होती, बल्कि वो जो काम करता है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वो भी बिल्कुल अलग रहता है। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइफ आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। सिटी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में, मुंबई में, उन लोगों को, या थोड़ा सा भी छोटा भी शहर है भले ही, लेकिन अगर वो सिटी में रह रहे हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो उनके आसपास के सराउंडिंग से किस प्रकार अटैच है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जो सिटी में लोग रहते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा, न के बराबर ऐसा होता है कि वो अपनी वेजिटेबल खुद उगा रहे हैं या वो अपने ग्रेन्स खुद उगा रहे हैं। हाँ चलो, वेजिटेबल्स का तो फिर भी अभी कोरोना टाइम में जब लोग घर पे थे तो किसी ने मिर्ची उगाई, किसी ने क्या उगाया, वो तो फिर भी कर लिया। लेकिन उससे पहले आप सोचिए क्या ऐसा करते थे, आपकी वेजिटेबल्स घर में उगाते थे या अनाज घर में उगाते थे, फिर उसको पिसवाते थे, फिर उसकी रोटी बनवाते थे। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। बल्कि होता क्या है, हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें खाने की कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी हमारा घर का कोई सामान है, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे मार्केट जाएंगे, शॉप में जाएंगे, पैसे देंगे और वो चीज़ खरीद लेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसा मैंने बोला था कि एक जोग्राफी की हिस्ट्री या एक जोग्राफिकल जो एरिया रहता है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सी एरिया में अगर कोई रहता है और अगर कोई माउंटेन एरिया में रहता है तो उसकी लाइफ अलग अलग होती है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ओके। Now, we can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh। और अगर हमें इसे समझना है तो चलिए हम क्या करते हैं, हम हमारी ही कंट्री के दो डिफरेंट पार्ट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं केरला जो एकदम इंडिया के मैप में नीचे की तरफ आता है, और एक ले लेते हैं लद्दाख, ठीक है। अगर आप चाहो तो गूगल पे जाके, या आपके पास एटलस करके एक बुक आती है मैप्स की, ठीक है, एटलस एक ऐसी बुक आती है, आपको आगे काम आएगी। अगर आपके स्कूल में बोला जाए तो आप उस बुक को परचेस कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक रहती है एटलस। तो उसमें क्या रहता है, सारे मतलब जितने भी मैप्स रहते हैं ना, सारे उस बुक के अंदर रहते हैं, ओके। तो अभी तो आपको केरला और लद्दाख ही देखना है, तो आप चाहो तो गूगल पे जाके भी आप केरला एंड लद्दाख इन द मैप ऑफ इंडिया करके सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, और वहाँ से जिन बच्चों को ना अब नहीं पता है वो देख सकते हैं। केरला एकदम नीचे आता है और लद्दाख एकदम जम्मू एरिया में आता है, ठीक है। तो ये दोनों जोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब जोग्राफिकल एरिया कैसे हो गए, एकदम अलग अलग हो गए। तो अब हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे।
अब क्या क्या लिखा है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलास। देखिए लिखा भी ये नीचे कि आपको इंडिया का मैप देखना है एटलास में, और वहाँ पे फिर आपको केरला और लद्दाख को लोकेट करना है। कैन यू लिस्ट 3 वेज इन विच द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ दीज 2 रीजन वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। और फिर उसके बाद में आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। क्या लिखनी है, द फूड पीपल ईट, बताइए केरला के लोग कैसा खाना खाते हैं और लद्दाख के लोग कैसा खाना खाते हैं। क्लोथ्स दे वियर, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। द वर्क दे डू, अगर ना मालूम हो तो अभी हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू सब पता चलने वाला है। क्या लिखा है, लद्दाख, देखिए नीचे एक लद्दाख का फोटो भी दिया है, ये है लद्दाख, पूरा माउंटेनियस एरिया है। और नीचे देखिए लिखा भी है, द डाई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। अब हम आगे बढ़ते हैं। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या लिखा है, सबसे पहले लोकेशन बताई गई है, जम्मू एंड कश्मीर के माउंटेन्स जो है ईस्ट में, वहाँ पे लद्दाख आता है। और ये एक प्रकार की डेजर्ट है, मतलब माउंटेन्स के अंदर ये एक डेजर्ट एरिया है। ओके, नाउ वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। अब जैसे कि क्योंकि ये डेजर्ट है, ओके, तो क्या लिखा है कि यहाँ पे पानी बहुत कम गिरता है, और क्योंकि पानी बहुत कम गिरता है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नाउ एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। जम्मू और कश्मीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब साल के 12 महीने हैं, तो ये मैं समझिए 9 से 10 महीने या मैक्सिमम साल का मैक्सिमम हिस्सा जो है यहाँ पे बर्फ़ स्नो रहती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट ग्रो इन द रीजन। बहुत कम पेड़ ऐसे हैं जो यहाँ पे उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलता है, मतलब सोचिए वहाँ पे भी लोग रहते हैं और वो अपने पीने के पानी के लिए काय पे डिपेंड है। वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है बेटा, तो वो मेल्ट होती है, मेल्ट होके पहाड़ के ऊपर बर्फ़ रहती है, मेल्ट होती है पूरी बर्फ़, नीचे आती तो वो एक रिवर के फॉर्म में, मतलब काफ़ी सारा पानी वो मेल्ट हो के आता जाता है, और वही उनका ड्रिंकिंग वाटर रहता है। पीपल हियर कीप शिप्स एंड गोट्स। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। अब देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ के लोग जो है वो शिप्स और गोट्स को पालते हैं। और यहाँ की जो गोट्स रहती है वो काफ़ी स्पेशल रहती है, क्योंकि यहाँ की जो शिप्स रहती है, ओके, तो जो भी है तो उनसे उनको क्या मिलता है, पश्मीना वूल मिलता है। अगर आपने नाम सुना हो, काफ़ी कॉस्टली आती है ये वूल। और क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे ये जो एरिया है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ठीक है, जो शिप्स और गोट्स रहती होगी उनकी, मतलब भगवान ने सब क्रिएचर्स को उसके अकॉर्डिंग बनाया है। मतलब वो जो वूल रहती है ना बेटा, वो इतनी गर्म रहती है, बिल्कुल फेमस है ये वूल। नाउ दिस वूल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देखिए लिखा भी है कि ये वूल जो है फिर वो बेचते हैं, और फिर उससे पश्मीना शॉल्स बनती है, और जो कि बहुत कॉस्टली रहती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू अ ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। उसके बाद में जो लोग हैं बेटा लद्दाख के, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत केयरफुली उस वूल को कलेक्ट करते हैं, और फिर जो कश्मीर के ट्रेडर्स रहते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन द कश्मीर। और जो पश्मीना शॉल है वो फिर कश्मीर में, मतलब वो वूल लाते हैं और फिर उस वूल से वो लोग शॉल बनाते हैं। और पश्मीना शॉल जो है वो मेनली यहीं पे बनाई जाती है कश्मीर में। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, माउंटेनियस एरिया है, यहाँ के लोग मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि चीज़, बटर। ओके, ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड टोज। अब यहाँ पे जो फैमिली है बेटा, मतलब यहाँ पे जितनी भी फैमिली रहती है मैक्सिमम के पास आपको, मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है ये उन लोगों के लिए। गोट्स, काऊ और डोजेस वगैरह को वो लोग पालते रहते हैं। ओके, नाउ being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। अब मान लीजिए वो ये बोल रहा है कि ये भले एक मतलब डेजर्ट एरिया है, भले ही माउंटेनियस एरिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स आते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारावंस ट्रेवल्ड टू वॉट इज़ टूडे कॉल्ड तिब्बत। अब आप लोग देख रहे हैं, भले ही माउंटेन एरिया है, भले ही ये डेजर्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पे आपको रास्ता वगैरह दिख रहा होगा इस फोटो में। ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि जो लोग इंडिया से तिब्बत की तरफ जाते हैं, ठीक है,
तो इंडिया से तिब्बत की तरफ क्यों जाते हैं? कारावंश से जाते हैं। कारावंश मतलब क्या होती है? ऐसी बड़ी बड़ी मतलब बेटा ये समझ लो एक हाउस रहता है पूरा, वो हाउस जैसा, उसमें आराम से आप सो भी सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी वैन्स जैसी रहती है, वो एनिमल्स के थ्रू चलती है। तो मतलब जिन लोगों को, जो ट्रेडर्स सामान वगैरह बेचते हैं ना, वो इसमें ट्रैवल करते हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं वो कारावन के थ्रू यहाँ से बहुत सारे जो पासेस है उसमें से ट्रैवल करके तिब्बत जाते हैं। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets। अब यहाँ से जो कारावंस में लोग जाते हैं, जो ट्रेडर्स जाते हैं, वो अपने साथ साथ क्या लेके जाते हैं? टेक्सटाइल लेके जाते हैं। उसके बाद में इंडिया की स्पाइसेस बहुत फेमस है, वो लेके जाते हैं, और सिल्क लेके जाते हैं, और कारपेट्स वगैरह लेकर जाते हैं। बुद्धिज्म रिच्ड तिब्बत विया लद्दाख। अब बेटा ये माना जाता है कि जो बुद्धिज्म है वो तिब्बत कैसे पहुंचा? वो लद्दाख के थ्रू ही तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा गया है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। अब क्या लद्दाख में वो क्या बोल रहा है बेटा कि करीबन 400 साढ़े चार सौ साल पहले यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुई थी इस एरिया में। और फिर क्या हुआ बेटा, इसीलिए वहाँ पे फिर जिन लोगों को मुस्लिम मतलब जिन लोगों को इस्लाम धर्म पसंद आया होगा, तो वो लोगों ने अपना धर्म काय में चेंज कर लिया होगा, मतलब वो लोग मुस्लिम बन गए होंगे, इस्लाम धर्म को मानने लग गए होंगे। और इसीलिए जो अपना जम्मू एंड कश्मीर एरिया है या ये जो लद्दाख एरिया है, यहाँ पे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम्स। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सांगा वॉज परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे दो तरह के लोग वो बोल रहा है, मुस्लिम्स भी हैं और बुद्धिस्ट लोग भी हैं। अब लद्दाख में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेडिशन में है सॉन्ग्स और पोम्स गाना। वहाँ के लोग सॉन्ग्स और पोम्स वगैरह मतलब भगवान से रिलेटेड ये चीज़ें बहुत गाते हैं। अब तिब्बत का जो एक नेशनल एपिक है केसर सांगा, वो है तो तिब्बत का, लेकिन यहाँ पे भी लोग उसे गाते हैं और उसे परफॉर्म करते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ बुद्ध, दोनों मुस्लिम बुद्ध कोई भी हो, वो लोग इन चीज़ों को, उन रिचुअल्स को भी परफॉर्म करते हैं। अब देखिए बुक में साइड में एक फ़ोटो दे रखा है जिसमें कुछ वुमेन्स जो है वो पश्मीना शॉल क्या कर रही है? वुवन कर रही है। केरला इज़ केरला इज़ ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला कहाँ आता है? देखिए लोकेशन वगैरह भी दी है। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है इंडिया का, वहाँ पे केरला आता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। अब एक तरफ तो मतलब जिन बच्चों को नहीं पता हो बता दूँ, जैसे ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पे नीचे की तरफ केरला आता है। अब वो बोल रहा है इस तरफ तो बेटा पूरी सी है और एक तरफ क्या है? पूरे माउंटेन्स हैं। ओके, तो एक तरफ से वो सी से सराउंडेड है, एक तरफ से वो हिल से सराउंडेड है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। अब क्योंकि हिली एरिया है और अच्छा एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्पाइसेस जो हैं, मसाले वगैरह जो हैं वो उगाए जाते हैं। जैसे कि पेपर मतलब आपकी जो काली मिर्ची आती है वो, क्लोव्स मतलब लौंग, और कार्डमम मतलब इलायची। ठीक है, तो ये सब जो स्पाइसेस है ये उगाई जाती है। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। अब पूरे वर्ल्ड में हमारे स्पाइसेस तो फेमस हैं, ठीक है, तो ये स्पाइसेस ही है जो वो इस प्लेस पे मतलब ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। अब सबसे पहले कौन से ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे? जूइश आए थे और अरब ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे। ठीक है, नाउ द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले, ओके, 2000 साल पहले यहाँ पे एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट आए और सेंट थॉमस आए, और ऐसा माना जाता है कि वो ही लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लेकर आए थे। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर। और काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पे आए थे और फिर जब वो यहाँ आए तो वो यहीं बस गए। इबन बटूटा हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो। इबन बटूटा यहाँ पे आए थे कितने साल पहले बेटा? 700 ईयर्स अगो। ओके, तो उन्होंने क्या करा था? रोट अ ट्रेवलॉग
ट्रेवलॉग्यू इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम। ट्रेवलॉग्यू क्या होता है बेटा? अ बुक, अ पीस ऑफ राइटिंग, फिल्म एटसेट्रा अबाउट ट्रैवल। मतलब ये लोग क्या करते थे, पहले इन लोगों का यही शौक रहता था, ये लोग ट्रैवल वगैरह करते रहते थे। बहुत से लोगों का रहता है ट्रैवल करते हैं, फिर जब उनने ट्रैवल करा तो वो उसके बारे में या तो बुक लिखते हैं या फिर फिल्म बना देते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर वो करते हैं तो उससे बोलते हैं ट्रैवलॉग्यू। ओके, तो इबन बटूटा ने एक ट्रैवलॉग्यू बनाया था जिसमें उन्होंने यहाँ पे जब वो आए और उन्होंने मुस्लिम्स की लाइफ को देखा तो उससे रिलेटेड उसमें उन्होंने पूरा लिखा। एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्यू में लिखा कि जो मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, मतलब उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। वास्को डिगामा जो है बेटा वो एक ट्रैवलर थे वो भी, तो वो यूरोप से इंडिया में सबसे पहले यहाँ आए थे। तो इससे पहले मतलब दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई रूट नहीं था, वो फर्स्ट थे, उन्होंने इस रूट को डिस्कवर किया था। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस, अब क्या हुआ बेटा, यूरोप से वास्को डिगामा आए, हमें यूरोप से इंडिया का रास्ता पता चल गया और उसके बाद में फिर हमारा ट्रेड शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, अब देखिए कितना कुछ हो गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, अरब्स भी आ गए, जूइश कल्चर वाले भी आ गए, मुस्लिम्स का तो हमने अभी ट्रैवलॉग्यू से पता चल ही गया कि मुस्लिम्स तो थे ही। तो मतलब सोचिए कितने ज़्यादा रिलीजन के इन्फ्लुएंस आ गए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला practice different religions, different religions such as जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। अब क्या बोल रहा है वो, अब क्योंकि इतने सारे लोग आए गए, ठीक है, तो अब केरला में कौन कौन से रिलीजन्स आज भी फॉलो, मतलब इन रिलीजन्स के लोग आपको आज भी वहाँ मिल जाएंगे। कौन कौन से? जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। अब यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स, क्योंकि सी एरिया है पास में, ठीक है, तो जो फिशिंग नेट्स यहाँ पे यूज़ की जाती है, ओके, अब देखिए फोटो भी दे रखा है साइड में चाइनीज़ फिशिंग नेट्स का। तो ये जो फिशिंग नेट्स है ये बिल्कुल जो चाइना में फिशिंग नेट्स यूज़ की जाती है या जो चाइनीज़ फिशिंग नेट्स है बिल्कुल उनके जैसी, एग्जैक्टली उन्हीं के जैसी ये दिखती है। तो इनका नाम भी क्या है? चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड चीना चट्टी। अब जो यूटेंसिल्स ये लोग फ्राई वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ फ्राई वगैरह करते हैं, तो जिस स्पेशल यूटेंसिल का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? चीना चट्टी। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ये माना जाता है कि ये जो दोनों ही वर्ड है, इसमें जो चीन ये जो वर्ड आ रहा है CHEEN, तो ये माना जाता है कि ये चाइना से ही आया है। The fertile land and climate are suited to grow rice and a majority of people here। अब क्योंकि देखिए बेटा पास में समुद्र है, हिली एरिया भी है, तो पानी तो खूब होगा, और जहाँ पे मतलब राइस उगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो वो क्या लिख रहा है कि यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, उसमें इजीली राइस वगैरह हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो मेजोरिटी पीपल है, आपने सुना ही होगा साउथ में इडली वगैरह वो भी चावल की बनती है, ये सब चीज़ें बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं बेटा वो राइस, फिश और वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें खाते हैं मेजोरिटी लोग। नाउ अब देखिए नीचे फोटो भी दिया है। द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। केरला में एक ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, उस पर बोट रेस होती है। और ये एक शायद श्रद्धा कपूर की फिल्म में भी हमने बोट रेस देखी थी, बागी वाली फिल्म में शायद, तो उसमें भी आप देखना, तो वो साउथ में जाती है वो रेस वगैरह देखने। तो ये वहाँ पे बहुत मतलब फेमस है वहाँ की। नाउ While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, अब आपने जैसा कि देखा केरला और लद्दाख एक दूसरे से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उनके जोग्राफिकल फीचर्स के कारण, मतलब जो भी जोग्राफी के कारण जो जो चेंजेस है, तो आपको क्या क्या चेंजेस, मतलब क्या क्या डिफरेंस है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल चेक दैट। नाउ द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ बीन सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। और दोनों ही जगह की हिस्ट्री में काफ़ी रिलीजन
सेम सेम है, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब सेम आए हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब चेंजेस आए, बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, दोनों ही जो एरिया हैं वो चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के कारण इन्फ्लुएंस हुए। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पीसीज एंड स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन। क्या लिख रहा है बेटा वो, कि केरला में, अब केरला के लोगों ने कुछ नहीं किया, वहाँ की जो जोग्राफी है, ठीक है, इस कारण वो फिशिंग वगैरह इतनी कर पा रहे हैं, इस कारण वो इतनी स्पाइसेस वगैरह जो है वो उगा पा रहे हैं, और इसीलिए उससे रिलेटेड ट्रेडर्स वहाँ पे आ रहे हैं। वहीं जो लद्दाख वाला एरिया, वो माउंटेनियस एरिया था, वो डेजर्ट एरिया था, तो और वहाँ पे स्नो वगैरह रहती थी, तो वहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रेड वगैरह था, मतलब वो लोग वूल वगैरह से रिलेटेड ट्रेड करते थे। नाउ दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो एक प्रकार से एक पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी वो काफ़ी हद तक उस रीजन की लाइफ को, कल्चरल लाइफ को मतलब वहाँ के लोग, कल्चरल लाइफ मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब कि वहाँ के लोग क्या कस्टम्स, क्या आइडियाज़, क्या बिलीव्स पर्टिकुलर जो मानते हैं, तो वो सब आती कहाँ से है, हिस्ट्री और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मियरली अ थिंग ऑफ पास्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर इस धर्म के लोग रह रहे हैं तो मतलब इसका कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पास्ट रहा होगा, पूरा के पूरा उसी पे डिपेंड नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइफ आर ऑल about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in। आज भी हम लोग मतलब क्या होता है, भले ही हम कुछ भी अपने घर में फॉलो कर रहे हो, मान लीजिए वर्क के कारण हमें लोग चाहते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में मूव करते हैं अपनी जॉब्स के कारण, ओके, तो पहले वो दूसरे तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे। मान लीजिए वो गांव का इंसान है, पर्टिकुलर किसी सिटी में जा रहा है, तो फिर क्या होगा, वो जैसे ही वर्क के कारण एक तो उसका प्लेस चेंज हुआ, तो वहाँ जाके फिर जैसे लोगों के बीच में वो रहेगा, ठीक है, उसके काम के अकॉर्डिंग जो चीज़ उसको सूट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, अपने लाइफ को उसके अकॉर्डिंग पूरा ढाल लेगा। सिमिलरली इन आवर नेबर्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। और हमारे नेबरहुड में भी देखिए, आप अपने आसपास ही देखिए, आपको मतलब अलग अलग आपके घर में मतलब एक पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है आप दूसरे तरीके से मनाते हो, आपका पड़ोसी दूसरे तरीके से मनाता है, आपके पड़ोस में भी अलग अलग कल्चर फॉलो करने, अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते होंगे, ओके, या अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते होंगे। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइव्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और हमारी डेली लाइफ क्या है, हम बस यही देखते रहते हैं। अब आज हमें कैसे पता चला कि हमारे आसपास वाले दूसरा कल्चर फॉलो करते हैं, दूसरे ट्रेडिशन के, हमने देखा, हमने एक दूसरे से बातें की, ठीक है, अपने एक दूसरे को बताया कि अच्छा हमारे यहाँ ऐसा होता है, अच्छा आपके यहाँ ऐसा होता है, और हमें एक दूसरे के बारे में, कस्टम ट्रेडिशंस के बारे में पता चला। अब हमें कोई चीज़ उनकी अच्छी लगी तो हमने वो चीज़ ले ली, और उनको कोई चीज़ हमारी अच्छी लगी तो उनने हमारी ले ली। Unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of its strength। अब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नताएं जो हैं हमारे भारत देश में, ठीक है, तो इसे एक पॉजिटिव वे में लिया गया है और इसे भारत की स्ट्रेंथ माना गया है, ठीक है। वैसे ऐसा बोला जाता है, ऐसा मानते हैं लोग कि इंडिया जो इतना एक यूनाइट है वो क्यों है, क्योंकि वो इतना डाइवर्स है। वैन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, अब बहुत अच्छी स्टोरी, ध्यान से सुनना, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज दैम। अब जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करने आए, उन्होंने हम पे बहुत अत्याचार किए, तब क्या हुआ था बेटा, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब हम ये नहीं देख रहे थे वो लोग कि औरत है या आदमी है, ठीक है, सब लोग एक साथ आ गए थे, कोई से भी कल्चर के हो, कोई से भी रिलीजन के हो, और कोई से भी रीजन के हो, और सब बस क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे और उन्हें यहाँ से भगाना चाहते थे। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। और इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, हम तो नहीं थे देखने के लिए, लेकिन ये चीज़ जो लिखी ये गलत नहीं है। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें हज़ारों लोग एक साथ आए थे और उन्होंने लड़ाई
वगैरह की या उनको परेशान किया, जो भी किया, ठीक है। अब वो जो लोग सब साथ में आए वो सब अलग अलग बैकग्राउंड के थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे आप तुम इस कम्युनिटी के हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं है वो। ओके, सब ने मिल के उनका सामना किया, उन्हें भगाया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। उसके बाद में बेटा एक दिन में कोई हमें आज़ादी, मतलब हमने एक दिन काम करा और हमको आज़ादी नहीं मिल गई, ये सालों की मेहनत थी, ठीक है। तो सालों की मेहनत करने के लिए कोई से भी समाज का इंसान हो, आदमी हो, औरत हो, सब साथ में आए, सब ने मिल के क्या करा कि प्लानिंग करी, ठीक है, कि हमें आगे क्या करना है। सब साथ में मिलके जेल भी गए। ओके, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और सबने मिलके सबने मिलके दिमाग लगाया, सबने मिलके मीटिंग्स करी, सब साथ में बैठे। ओके, बैठना भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, अरे नहीं ये इस कम्युनिटी का है, हम इसके साथ तो बैठेंगे भी नहीं। ओके, तो वो लोग सब लोग साथ में आए और सब ने मिलके फिर ब्रिटिशर्स का अपोज किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस। अब कुछ टाइम बाद तो ब्रिटिशर्स को भी ये चीज़ दिखने लग गई थी कि अरे ये लोग एकजुट है तो हमें इन्हें तोड़ना है। अब हम इनको तोड़ें कैसे? तो उन्होंने क्या करा, दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये लोग सब एक दूसरे से इतने अलग अलग हैं, ठीक है, तो क्यों ना इनको आपस में भिड़ा दो। तो जब ये आपस में लड़ते रह जाएंगे तो फिर ये हमारा अपोज करना भूल जाएंगे, आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि ये लोग आपस में ही रह जाएंगे और फिर ये लोग मतलब सब टूट जाएंगे, तो फिर ये लोग इतना मतलब इनको संभालना अपने लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और अपन आराम से फिर रूल करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं इस लाइन को पढ़ती हूँ पूरी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and they continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. लेकिन वहीं लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ओके, वो लोग आपस में बिल्कुल नहीं लड़े और उन्होंने ब्रिटिश को ये शो करा कि हम भले ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है लेकिन हम बहुत यूनाइटेड हैं और हम ये बैटल मतलब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो हम ऐसे ही यूनाइटेड होकर लड़ते रहेंगे। Don't forget the days of blood, O friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. क्या बोल रहा है वो कि वो जो खून के दिन थे उन्हें आप कभी मत भूलना। इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, आपकी जब आप खूब खुश हो रहे हो तो उनके बीच में हमारे लिए मतलब हमें याद करना मत भूलना या हमारे लिए टीयर्स बहाना मत भूलना। द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर। जो हंटर था, जैसे एक शिकारी जो है वो जब शिकार करता है तो बस वो क्या देखता है, अच्छा सामने जानवर है मुझे मारना है, वो ये नहीं देखता है कि वो मेल है या फीमेल है या छोटा बच्चा है, वो बस मार देता है। और उसने वही किया, उसने हर सिंगल फ्लावर को तोड़ दिया। ओके, मतलब यहाँ पे शहीद से है कि उसने ये नहीं देखा, सामने वाले ने, ब्रिटिशर्स ने ये नहीं देखा कि बच्चा है या कौन सी कम्युनिटी का मैन है वुमेन है, कुछ नहीं, सीधे मार दिया। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। तुम भी डेजर्ट गार्डन में एक प्लांट लगाना, मतलब कि ये जो रणभूमि है, मतलब ये जो ऐसी भूमि है जहाँ पे अपने जीवन का कोई मतलब कोई वो नहीं है कि अपन कब मर जाए, तो एक प्रकार का डेजर्ट गार्डन हुआ। तो वहाँ पे डू प्लांट अ फ्लावर, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम हमारे घर में बैठे रहे, नहीं हमारे बच्चे को तो हम भेजेंगे ही नहीं लड़ने, देश की सेवा करने, तो वहाँ पे भेजना, मतलब वहाँ पे तुम लोग भी जाना। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग। हम पे गोलियां बरसाई गई और हम जलियांवाला बाग में ही सो गए। डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव। तो अब जो वहाँ पे जो वो कब्र है, ग्रेव मतलब कब्र, उस पे तुम लैम्प, उस पे तुम मतलब मोमबत्ती जलाना मत भूलना। नाउ मतलब मोमबत्ती जलाना, सॉरी, टू लाइट अ लैम्प, मोमबत्ती जलाना उस लोनली ग्रेव पे। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे। आज जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनका खून एक साथ बहा है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ कि ये हिंदू का खून है या ये मुस्लिम का खून है, दोनों एक साथ बह रहे हैं। डू सोक योर रोप इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, मतलब एक प्रकार का कपड़ा से रिलेटेड है कि तुम अपनी रोप को उसमें ज़रूर भिगाना। सम रोट इन जेल्स वाइल अदर लाई इन देयर ग्रेव्स। कुछ तो जेल में सड़
सड़ते रह गए और कुछ ग्रेव्स में दफना दिए गए। डू शेड अ फ्यू टेयर्स फॉर देम, तो उनके लिए कुछ आंसू ज़रूर बहाना ओ फ्रेंड। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने ये पूरी पोएम लिखी है। अब ये लिखी क्या है, कुछ समझ में नहीं आई क्यों लिखी गई है ये पोएम। ऐसे ही किसी के मन में आ रहा होगा और लिख दिया होगा, नहीं, इसके पीछे एक कारण है। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्करे इन अमृतसर। मैस्करे का मतलब होता है बेटा जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मतलब मारा जाता है, एक प्रकार से समझ लीजिए बस धड़ 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 गोली चला के मतलब काफ़ी सारे लोग एक साथ मारे गए थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया जलियांवाला बाग मैस्करे। प्रॉपर वर्ड मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है, तो मतलब एक मतलब जो इसे आगे जब मैं पढ़ूंगी ये पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सॉन्ग जो है वहाँ पे जलियांवाला बाग में काफ़ी हज़ारों लोग एक साथ मारे गए थे, तो उनके लिए ये जो पोयम है वो लिखी गई थी। अब कैसे मरे थे वो समझना। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्करे इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। अब क्या हुआ था बेटा, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, अमृतसर में आता है ये, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है, शायद किसी मीटिंग वगैरह के पर्पज़ से इकट्ठे हुए थे। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लानिंग तो मतलब काफ़ी टाइम हमने क्या करा है, हमारे जो इंडियंस थे इन लोगों ने क्या करा है प्लान, मतलब इन लोगों को ब्रिटिशर्स को खूब परेशान करा है, खूब परेशान करा है, और फिर अल्टीमेटली ये लोग भारत छोड़ के चले गए थे। तो वैसे ही जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे और ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया था कि ये लोग फिर कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि है ना हमें ये परेशान करें, ओके, हमारा विरोध करें। तो एक ब्रिटिश जनरल जो था वो वहाँ पे आया, उसने क्या करा, जो जलियांवाला बाग था वहाँ से जो बाहर निकलने का गेट था उसको भी बंद कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी लोग थे ना, मतलब सबको, जितने हजारों लोग थे, बच्चे बूढ़े औरत आदमी, ओके, सबको, एक भी जना वहाँ पे नहीं बचा, सबको उसने गोलियों से मार दिया, ओके। अब देखिए आगे लिखा है, बहुत सबको मार दिया और काफ़ी लोग जख्मी भी हुए। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सब तरह के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए, ओके, और उनने सबको मार दिया। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो ये जो सॉन्ग है ये उन्हीं बहादुर लोगों की याद में लिखा गया है और गाया गया है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder to our country's rich tradition of respect for diversity। और जितने भी सॉन्ग्स और सिम्बल्स हैं बेटा जो फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ फ्रीडम स्ट्रगल में हमने यूज़ किए हैं, वो हमें कांस्टेंट ये चीज़ रिमाइंड कराते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो कितनी डाइवर्स है और मतलब कितना रिच ट्रेडिशन है हमारा, इसकी हमें बार बार याद दिलाते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है कि फ्लैग आया कहाँ से? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। जब हम लोग ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे या उनका विरोध कर रहे थे या उन्हें भगाना चाह रहे थे, तब इसी झंडे को हमने एज अ मतलब जितने भी प्रोटेस्टर लोग थे, जितने भी इंडियन पीपल थे, वो ब्रिटिशर्स मतलब ये फ्लैग लेकर चलते थे। ये शो करता है फ्लैग कि हम ब्रिटिशर्स का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हर जगह इसी फ्लैग का यूज़ किया गया था। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस बुक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि जो ये इंडिया की यूनिटी है, ठीक है, ये इंडियंस पे थोपी नहीं गई है कि आपको यूनाइट होके रहना है, आपको आपस में लड़ना नहीं है, नहीं, ये अंदर से ही उनमें आई है। ये किसी ने मतलब फ्रीडम फाइटिंग में भी किसी ने नहीं बोला कि नहीं आपको एकजुट होकर लड़ना है, आपको एक दूसरे से नहीं लड़ना है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ओके। वो अपने आप उनमें आ गया कि नहीं हमको सबको साथ में मिलकर उनको भगाना है, किसी ने नहीं बोला उनको। नाउ it was something deeper and within its fold, and widest tolerance of beliefs and custom was practiced and every variety acknowledged।
एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज। और ये भी पाया गया कि जितना भी लोगों में टॉलरेंस है, मतलब काफ़ी उनमें टॉलरेंस भी है। उसके बाद में जितने भी बिलीफ्स, मतलब सबके अपने अपने धर्म के अपने अपने बिलीफ्स होते हैं, अलग अलग सबके कस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सब लोगों ने ये देखा कि मतलब आज भी आप देखिए, अपन कोई ऐसा नहीं बोलता है नहीं इनका धर्म खराब है या ये चीज़ बेकार है, नहीं, हम उस चीज़ की बढ़ाई करते हैं और उस चीज़ की सराहना करते हैं और उसको बढ़ावा भी देते हैं। ओके, हमें उससे कुछ वो नहीं है। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज, और वो नेहरू पहले इंसान थे जिन्होंने ये शब्द बोले थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, इसको हिंदी में बोल सकते हो आप विभिन्नता में एकता। ओके, और ये इन वर्ड्स से उन्होंने हमारी कंट्री को डिस्क्राइब किया था। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर का ने जो हमारा नेशनल एंथम लिखा है, मतलब कि जनगण मन, वो भी और कुछ नहीं है, उसमें उस पूरे नेशनल एंथम में उन्होंने भारत की जो इतनी विभिन्नताएं हैं उनके थ्रू यूनिटी बताई है कि किस मतलब वो भी एक प्रकार से हमारी भारत की जो यूनिटी है उसको ही दर्शाता है। इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। अब आपको वापस से एक बार नेशनल एंथम दिमाग में या वापस से रीड करना है, या वापस से उसकी एक एक लाइन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी उसमें। तो कौन सी लाइन से आपको ऐसा लगा कि ये जो है हमारी इंडिया की यूनिटी को दर्शाता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। ओके, अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले यहाँ पे मुझे एक सुंदर सा फोटो दिख गया, और उस फोटो के नीचे क्या लिखा है बेटा, पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ये उस दिन का फोटो है जिस दिन हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इंडिपेंडेंस वाले दिन जब वो स्पीच वगैरह दे रहे थे, तो उस दिन का ये फ़ोटो है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी डाउट्स हो बेटा बेझिझक जाके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी, तो आप उन्हें या तो अब देखिए, मीनिंग्स पढ़ने के दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको चैप्टर जब आप वापस अगेन जब रिविजन के लिए रीड करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। ओके, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी समझने में। और दूसरा, अगर आप वर्ड मीनिंग्स याद करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रही हूँ। थैंक यू सो मच।